अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मंडे को आंख खुलना हमेशा की तरह आज भी थोड़ा सा मुश्किल रहा, यकीनन आपके लिए भी मुश्किल रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी चलती रहती है, उठना है और जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू रखना है। वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा, मेरी तरह मेरा वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा। अपने आप को आपने टाइम दिया होगा, बिकॉज अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो फिर किसी को भी टाइम नहीं दे पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें ताकि अपनों का ख्याल बेहतर तरीके से रखा जा सके। अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, सीनियर सहाफी अमजद मलिक मौजूद हैं, रोही के सीनियर रिपोर्टर, बहुत शानदार रिपोर्टर। इनको हम वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी चल रही है लाइफ? बहुत अच्छी, बस गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र या है। जी रहे हैं? बस जी रहे हैं। बस जी रहे हैं या जी रहे हैं? सांस से कुछ बहाल है अभी। अच्छा चलें, ठीक है, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि आप ठीक ठाक हैं। और हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अदनान नईम साहब स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और एज अ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान अपनी सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तैयारी से तो लग ही रहा होगा कि मैं ठीक हूँ। जी जी चलें, अच्छी बात है। वीक का अच्छे तरीके से, अच्छे मूड के साथ और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट करना चाहिए। वीक क्या, हर दिन अच्छी सोच के साथ शुरू करना चाहिए। तो चलते हैं अपनी अच्छी बात की जानिब, जो कि हमारा सेगमेंट है आज नेकी की बात। देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत कैसे हो सकती है। ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत कैसे हो सकती है। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की उसने मेरी ही ज़ियारत की, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। अब हमें ज़ियारत कैसे हो सकती है, इसका आसान तरीक़ा ये है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कसरत के साथ दुरूद शरीफ का एहतमाम करना शुरू कर दो। अल्लाह ज़रूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत आपको अता फरमा देंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करवा दें। आमीन 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 आमीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, बात करते हैं अमजद मलिक साहब से, जिन्होंने हमें स्टूडियो में आज ज्वाइन किया हुआ है। बताइए, पॉलिटिकली क्या चल रहा है? कोई हलचल चल रही है? क्या चल रहा है? देखें, जो पॉलिटिक्स है आजकल तो बड़ा ट्विस्ट आया हुआ है। जिस तरह आपने देखा कि एक बार फिर से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो राय हैं एक बार फिर से करीब आ चुकी हैं। जिस तरह लाहौर में एक अहम मुलाकात हुई है, मियां शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुलाकात की है, जहां पे पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी साथ थी, मगर कुछ वजूहात की बिना पे पीडीएम से अलहदा भी पीपल्स पार्टी हो चुकी है। लॉन्ग मार्च अपना सेपरेट करने जा रही है, पीडीएम इसके अलावा अपना लॉन्ग मार्च करने जा रही है। तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है हमें अब सामने नजर आ रही है कि 27 फरवरी को जो मिज़ार कायद से जो लॉन्ग मार्च शुरू होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, यकीनी तौर पर उसकी भी बहुत ज़्यादा जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। और दूसरी जानिब जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जिसकी पीडीएम की क़यादत कर रहे हैं, उधर भी बहुत ज़्यादा हमें तैयारियां नज़र आ रही हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, दीगर पार्टियां जो शामिल हैं। यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि दोनों जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ रुख है दोनों का, और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इन दोनों पार्टियों ने सोच रखा है। तो ये तो मौके पर ही जाके पता चलेगा कि लॉन्ग मार्च किस पार्टी का जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बात करते हैं जो पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो जनूबी पंजाब का दौरा करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसमें कल एक्सपेक्टेड है कि बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब भी इसके साथ हमरा होंगे, जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे, जिसमें मुल्तान में वर्क कन्वेंशन का भी इनकाद किया जा रहा है। ठीक है, इस बारे में मजीद भी हम अमजद मलिक साहब से जानेंगे, और ताकि वो अभी थोड़ा सा ईजी हो जाए। और हम चलते हैं अदनान जानिब, जो कि स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। बात करते हैं खेलों की, और सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएसएल की। मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी आपको कैसी लग रही है, कैसे देखते हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, मुल्तान सुल्तान तो बहुत अच्छा जा रहा है तीनों शोबों में, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। हम लोगों ने 5 मैच खेले हैं और 5 ही जीते हैं अभी तक। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हम प्ले ऑफ्स में अच्छा खेलें, क्योंकि मेन अब वही हमारा है।
اس کے بعد ہی انسان فائنل جیتے گا نا، بالکل، کیونکہ یہ ہم نے لیگ میچز تو بہت اچھے کھیلے، ہم نے تمام ٹیموں کو ہرا دیا۔ ٹھیک ہے امجد، آپ کیسے دیکھتے ہیں ملتان سلطان کی اس پرفارمنس کو؟ ملتان سلطان کی جو ٹیم اس وقت پرفارم کر رہی ہے، نو ڈاؤٹ جتنے بھی میچز ہوئے ہیں اس میں بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ تو ایک تو ہم دفاعی چیمپئن بھی ہیں، اور دوسرا کہ ملتان سلطان کو ہمارے جنوبی پنجاب کا یہ سریکی خطہ ہے جو بھرپور سپورٹ بھی کر رہا ہے، جس میں نوجوان سبھی تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو رضوان ہے بہت کمال جو پرفارمنس دکھا رہے ہیں، پوری ٹیم بڑی بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ ونر ہوں گے، چیمپئن ہم ہوں گے پاکستان۔ جو بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی بھی اگر جیتتی ہے ٹیم تو پی ایس ایل ہے، پاکستان کی ٹیمیں تمام کھیل رہی ہیں، ایک اچھا میسیج آ رہا ہے پوری دنیا کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ایس ایل 7 ہے، تمام جو میچز ہم دیکھ رہے ہیں بڑا دلچسپ جو ہمیں مناظر نظر آ رہے ہیں، اور پی ایس ایل کے اندر جو ملتان سلطان کی ٹیم ہے وہ اپنی کارکردگی جو ہے بڑی زبردست دکھا رہی ہے۔ لاسٹ ایئر بھی بہت کمال پرفارمنس تھی، اور اس بار تو میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ہٹ کے ہمیں بہترین کارکردگی ان کی نظر آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ نیک تمنائیں ہماری پی ایس ایل کے اندر ملتان سلطان کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ ضرور جو میچ ہے تمام میچز جیتیں گے اور جو دوبارہ سے چیمپئن بنیں گے، دفاعی چیمپئن تو ہم ہیں جی انشاءاللہ۔ وشنگ دی ٹیم آل دی بیسٹ۔ عدنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ایز اے ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ملتان اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں، جانیں گے آپ سے کہ آپ کا یہ ٹینیور کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا، بہت بزی ٹینیور تھا، آپ کو پتہ ہے الیکشن ایئر ہے اگلا، تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا جو ہے کاموں کا بہت برڈن رہا ہے، اور ملتان میں بہت زیادہ بہترین فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں ہمارے ادارے کے اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ۔ ہم لوگ ایک ہاکی ٹرف بنانے جا رہے ہیں اسٹیڈیم، جو اب تقریباً تکمیلی مراحل میں ہے، اور یہ پہلا ہوگا یہاں پہ 74 ایئرز میں، یہاں پہلے نہیں تھا ہاکی ٹرف، کیونکہ ہاکی ہماری قومی کھیل ہے، اس لیے ہمارا جو حکومتی سطح پہ بھی اب ہاکی کو تھوڑا بہتر کرنے کے لیے سب ہی تگ و دو میں ہیں۔ ہم نے ٹورنامنٹس بھی ادارے نے بہت اچھے کروائے ہیں، جس سے ہمارا یہ فیمیل ہاکی اور میل دونوں ہی امپروو ہو سکے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کیڑی جمندہ ایک گراؤنڈ ہے وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، اس کو ہم نے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے فٹ بال گراؤنڈ، لیکن وہ آل پرپز گراؤنڈ ہے تقریباً۔ اور ہمارا کلمہ چوک کرکٹ گراؤنڈ بھی اسی سال ٹینور میں ہی کمپلیٹ ہو گیا، تو وہاں پہ بھی کرکٹ ہو رہی ہے، بچوں کی ابھی انڈر 16 کرکٹ ہو رہی ہے وہاں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے اسپورٹس کمپلیکس میں فٹ بال کی نئی کچھ سکیمز بن رہی، فٹ بال کے ایک پیویلین تیار ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول کا، اور اس کے علاوہ ہماری وہاں پہ ایک مسجد جو کہ اسپورٹس کمپلیکس میں کبھی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ تکمیلی مراحل میں ہے۔ ہمارا جو اسپورٹس ہاسٹل ہے جو جنوبی پنجاب میں واحد ایک فیسلٹی ہے، وہ امپروو ہوا ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن چل رہی ہے۔ تو بہت سارے ہمارے اسپورٹس کے ایسے پروگرام ہیں جو ابھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اسی سال میں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے، کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام شخص کی زندگی میں، عام سے زندگی میں، ایک کامن سے نارمل دن میں اسپورٹس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور کیا ہم ایکچولی اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں؟ دیکھیں میرے حساب سے تو امپورٹنس نہیں دے رہے لوگ۔ ایک تو ہم لوگ اپنے کثرت سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے نا وہ بہت کم ہو گیا، یعنی کہ ایکسرسائز جس میں ہو سکے۔ ضروری نہیں آپ سپورٹس ایک کھیلیں اور آپ سٹار بن جائیں، وہ سٹار بننے کے لیے نہیں ہوتی، سپورٹس ہوتی ہے فٹنس لیول کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا ہارٹ، ہماری باقی سسٹم جسم کا جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے گیجٹس آ گئے ہیں، تو ہم اس پہ ہی بچے بالکل کم ہو گئی ہیں، اور جو ہیں کیونکہ پراپر اگر آپ ایک سپورٹس کو لیتے ہیں تو ہر چیز بہت ایکسپینسو ہے، اور اس کو پراپرلی لینا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ آپ 2 دن کھیلیں گے کوئی چیز جا کے اور 5 دن پھر چھٹی، اس کو پراپر کھیلیں، اور تقریباً 1 گھنٹہ تو ضرور ایکسرسائز کریں، جس سے یہ ہے ہمیں آج کل تو کوئی بھی چیز خالص نہیں مل رہی کھانے کو، اور اس کے باوجود بھی جو ہے اگر ہم ایکسرسائز بھی نہ کریں تو پھر ہم اور بھی ڈے بائی ڈے جو ہے ہم نیچے ہی جائیں گے، اوپر نہیں کرتے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں کرکٹ کے ساتھ ساتھ فٹ بال میں بھی خاصا انٹرسٹ رکھتے ہیں، کیا کوئی انیشیٹو اس حوالے سے بھی لیا جائے گا کبھی؟ جی بالکل چل رہا ہے فٹ بال کے لیے۔ ہم انفارچونیٹلی جو ہے فیفا سے ہمارے جو ہے انہوں نے ہماری ممبرشپ کینسل کر دی تھی پاکستان کی، وہ بہت سارے اس میں عوامل ہیں، لیکن فٹ بال جو ہے کرکٹ کے بعد ہمارا جو ہے فٹ بال ہی سب سے زیادہ کھیلی جاتی ہے، لیکن ابھی کوئی اس طریقے سے پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا۔ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے فٹ بال کا، ابھی بھی
आपने देखा होगा इंग्लैंड से हमारे एक स्टार आए हुए थे फुटबॉल के ट्रायल्स में, ओवन, और उसके अलावा भी हुकूमती सतह पे भी चल रहा है। हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ने भी टूर्नामेंट्स करवाए हैं बहुत अच्छे फुटबॉल के, और इनामात भी रखे थे, अट्रैक्शन थी ताकि बच्चे आएँ और खेलें। ठीक, तो इसमें फुटबॉल की भी इम्प्रूवमेंट के लिए काम चल रहा है। और क्रिकेट तो आपको पता है हम लोग जो भी है वो क्रिकेट से ही स्टार्ट करता है। और इसके बाद फिर हमारी हॉकी है, उसको भी बहुत इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा देखें ऑस्ट्रोटर्फ्स दे दी हैं, पहले एक हुआ करती थी और एक कराची होती थी। तो जब हम लोग उस वक्त हम लोग चैंपियंस ट्रॉफीज जीता करते थे, और अब हम लोग बहुत पीछे चले गए हमारे पास, हालांकि टर्फ भी बहुत आ गई हैं। तो बहुत ज़्यादा अवामिल हैं इसमें। मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है वो बहुत इस चीज़ों को, सारी चीज़ों को जो है ना डिस्टर्ब करती है। यानी उसका बड़ा किरदार है, बहुत ज़्यादा किरदार है उसका। ठीक हो गया, और यहाँ पर काम करने की जरूरत है, और सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल, अब से करेंगे तो ये तकरीबन 5 साल में बेहतर होगा जाके। ठीक है, सिस्टम को बेहतर कैसे किया जा सकता है अदनान साहब से जानेंगे, लेकिन पहले बढ़ते हैं अमजद मलिक साहब की जानिब और जानते हैं कि आपने बोला कि टफ टाइम, अभी आप तो टफ टाइम की बात हो रही थी। तो जब एक पार्टी अपनी हुकूमत में होती है, अवाम को टफ टाइम देती है, बिल्कुल खासा टफ टाइम देती है, जिस तरह आप हुकूमत दे रही है मौजूदा। अब एग्जैक्टली मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? कोई बेहतरी देखते हैं? जितना टाइम रह गया है उसमें कोई बेहतरी देख रहे हैं आप? देखें, अब हुकूमत का जो ड्यूरेशन रह गया मेरे ख्याल में साल या 1.5 साल होगा मैक्सिमम, और इस दौरान महंगाई जो है आपके सामने है, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ी, डॉलर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और इससे बढ़कर जो अब रिसेंट है कि असम्बली में बिल पास हुआ है स्टेट बैंक का, तो इससे भी आप देख लें कि हुकूमत जो है हर चीज़ अपने इख्तियार से बाहर करती जा रही है। तमाम तर जो चीज़ें हैं, चाहे वो महंगाई से रिलेटेड हों या अशिया खुर्दनोश, कुछ भी हर चीज़ जो है उसमें टैक्सेस के अंदर इजाफा हो रहा है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लागू किया जा रहा है। हुकूमत पिछले 3.5 साल में जो ड्यूरेशन गुजरा है, मेरे ख्याल के जो वादे किए गए थे हुकूमत के, जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर हमेशा एक बड़े बुलंदोबाला दावे किए जाते थे नए पाकिस्तान के, तो ऐसा तो अभी अवाम को तो नज़र नहीं आया। अवाम जो है मायूस है, जिसकी बड़ी वजूहत आप देख भी रहे हैं। जितने भी अब बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें भी पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीत सकी, और इसके अलावा जो KPK के अंदर इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती, वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये पिछली ये हुकूमत जो गुजर रही है इस वक्त, उसकी मौजूदा कारकर्दगी के ऊपर है कि वो अवाम को शायद डिलीवर नहीं कर पा रही। आम शहरी उनसे खुश नहीं है। जब तक आम पब्लिक उनसे खुश नहीं होंगी तो डेफिनेटली आगे जो हालात हैं मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अवाम आखिर कब तक सब्र करे। अवाम का सब्र का जो पैमाना है अब वो बिल्कुल लबरेज हो चुका है। हुकूमत जो अपने दावे कर चुकी थी, अवाम को हमेशा एक जो आम शहरी को कुछ और नहीं चाहिए, उसको चीज़ें सस्ती चाहिए। उनको जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, पेट्रोल है, ये चीज़ें सस्ती चाहिए। हुकूमत ये चीज़ नहीं कर रही। अगर दूसरी जानिब अगर बात करते हैं तो बिजनेस कम्युनिटी जो है, हुकूमत बात करती है कि बिजनेस कम्युनिटी को हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो पिछले साल 2021 के 16 दिसंबर को तमाम जो इंडस्ट्री को दी जा रही थी मरात, वो भी ख़त्म की गई हैं। अब जो इंडस्ट्रियल स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा परेशान है कि कोविड के दिनों में और जब हुकूमत नई हुकूमत आई थी तो तब इनको इंडस्ट्रीज़ को मरात बाकायदा तौर पर दी गई थी कि इनके टैक्स जो थे वो कम किए गए थे। अब जितने भी कपड़े की इंडस्ट्री है, जो अगर जनूबी पंजाब के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं। वैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर जनूबी पंजाब के जो ताजिर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इस पूरी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा परेशान है कि हुकूमत जो है टैक्स ख़त्म कर चुकी है। टैक्स कुछ नए लगाए गए हैं जो इनको इंडस्ट्रीज को मराद दी गई थी, वो ख़त्म होने से इनका कारोबार जो है दोबारा से इफेक्ट हो रहा है। जिस तरह कोविड की दोबारा से सूरत हाल है, हुकूमत को चाहिए कि अगर इनको दोबारा से रिलीफ दिया जाए तो जो एक बिजनेस तजारत के एक पहिया जो है वो बाआसन तरीके से चल सकता है। इस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो हम देख रहे हैं हुकूमत का, तो मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को और बिजनेसमैन्स को उस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है। सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ने में ही हमें नजर आ रही कि असम्बली के अंदर जो तकरार हमें नजर आती है, बाहर भी ये तकरार, अवाम को रिलीफ देते नजर नहीं आ रही। अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ठीक। अब वो टाइम आ चुका है, जिस तरह पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन की हुकूमत बात करिए कि हम बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं, तो कम से कम
KPK से कुछ सबक सीख लेना चाहिए, अब रिलीफ देना चाहिए। यहाँ मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पर रिलीफ ना दिया गया, आवाम को उस तरीके से सहूलियात ना दी गई, तो पंजाब के हालात भी हुकूमत के बिल्कुल अगेंस्ट होंगे। इसमें बाकी पार्टियां भी अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं, लेकिन हुकूमत को रिलीफ देना जरूरी है। ठीक है, टफ टाइम देने के हवाले से बात हो रही थी, तो आपने बोला कि अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, जो कि रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे जहन में यही आता है कि अवाम को रिलीफ देना इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। अब अगर एक पार्टी है जो अपोजिशन में है, वो हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, करंटली ये सिचुएशन चल रही है, अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के उस ट्रैक पर है, तो जब वो हुकूमत में आएंगे, आपको क्या लगता है वो भी अवाम को टफ टाइम देंगे? क्योंकि होता तो ऐसा ही है। देखिए, जो इस वक्त टफ टाइम जिसकी आपने बात की अपोजिशन, तो आपको ये मालूम है कि दोनों पार्टियां पहले हुकूमत में रह चुकी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, ये 3-3 बार 4-4 हुकूमत कर चुकी हैं। तो उस दौर के अगर इस वक्त से कंपैरिजन करते हैं तो मेरे ख्याल में इन्होंने भी उस तरह रिलीफ नहीं दिया जो इस वक्त अपोजिशन जो शोर शराबा कर रही है। लेकिन हमेशा से एक रोल होता है कि जब अपोजिशन होती है तो हमेशा अपनी आवाज बुलंद करती है असेंबली के अंदर, चाहे वो सेनेट हो, चाहे कौमी असेंबली के इजलास हो। तो इसमें मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी है असेंबली के अंदर तो हमें एक साथ कम नजर आती है, मगर अब जो दोबारा से मुलाकातें नजर आ रही हैं, हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक टफ टाइम जो है वो दिया जा सकता है। अगर ये PDM के अंदर पीपल्स पार्टी होती तो शायद ये ज्यादा मेरे ख्याल में कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग PDM हो सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी आपको मालूम है एक बड़ी जमात है पाकिस्तान की, तो इस वक्त PDM का हिस्सा तो नहीं है पीपल्स पार्टी, लेकिन टफ टाइम देने का जो है इन्होंने इरादा बना रखा है कि लॉन्ग मार्च जो होगा और इसमें भी हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे। और इसके अलावा जो PDM का लॉन्ग मार्च है 23 मार्च को होने जा रहा है, उसमें भी हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो ये कहती है कि हमें इन लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला, हम इन लॉन्ग मार्च से नहीं घबराने वाले। इससे पहले भी आपको याद होगा, पहले पिछली हुकूमतों के अंदर भी लॉन्ग मार्च इस तरह से निकाले गए थे और लॉन्ग मार्च से कोई इतने खातिर खा तो फवाइद अवाम को तो हासिल नहीं होते, अवाम तो फिर भी परेशान होती है, अवाम को बेसिक चीजें जो है अवाम को लॉन्ग मार्च से शायद नहीं मिलने वाली। लॉन्ग मार्च तो एक सियासत का हिस्सा है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तो इस दौरान अपने वर्कर्स को, कारकुनों को चार्ज करने का एक तरीका भी होता है, एक स्ट्रैटेजी है। हाँ जी, कि आप कराची से शुरू होंगे, इस्लामाबाद तक जाएंगे तो जितने कारकुन हैं, आपके वर्कर्स हैं, कुछ नाराज अरकान होते हैं, कुछ ऐसे ओहदेदारान होते हैं वो नाराज हो चुके होते हैं, उनको दोबारा से वापस लाया जाता है कि आप साथ चलें हमारे। इलेक्शन हमेशा इंतखाबात से साल 1.5 साल पहले ये तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाती हैं। बिल्कुल वही सूरत हाल है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दौरा करेंगे, ये भी इसी चीज की ही कड़ी है। इससे पहले भी 3-4 माह पहले बिलावल साहब जनूबी पंजाब में आए थे और बड़ा हंगामी दौरा किया था उन्होंने, मुख्तलिफ अजला में गए थे, कुछ शमूलियत भी हुई थी। यहाँ इस दौरे के अंदर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनूबी पंजाब से कुछ अहम सियासी शख्सियात जो हैं अपनी दीगर पार्टियों को छोड़ के, या कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिससे यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी को फायदा हो सकता है। और ये दौरा जो है बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। जिस तरह बिलावल साहब और बाकायदा कन्वेंशन मुनक्किद किए जा रहे हैं जनूबी पंजाब भर के अंदर। इससे पहले कल राजनपुर के अंदर कन्वेंशन हुआ, जो 9 फरवरी को जो कन्वेंशन हो रहा है वो गिलानी हाउस मुल्तान में होने जा रहा है, और इससे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब बाकायदा करेंगे। और इसमें ओहदेदारान को, कारकुनान को मदऊ किया गया है, जितने भी जनूबी पंजाब भर के हैं, कि आप गिलानी हाउस पहुंचेंगे और यहाँ पे चेयरमैन साहब का खिताब सुनेंगे। ये एक लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी हैं और इंतखाबात की तैयारी भी है जनूबी पंजाब के अंदर, जो अब आगे मरहलावार जिस तरह पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं उसकी भी तैयारियां हैं कि देखा जाए, कारकुनों को दोबारा से इकट्ठा किया जाए। और इसी मकसद के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोट अद्दू का भी दौरा करेंगे, जो कि हिना रबानी घर के वालिद साहब वफात पा चुके हैं, तो उनके घर ताज़ियत करने भी जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे भी कुछ मुलाकातें होंगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डेरा गाजी खान में भी जाएंगे और दीगर अजला में जाएंगे। बड़े बड़े पुराने सियासी नाम हैं जो इन जनूबी पंजाब के अंदर हमेशा, जितने भी पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर जो एक फांसा पलटा है, तो वो अपनी सियासत ने हमेशा
तो जितनी भी सियासत शुरू की जाती है, इलेक्शन कैंपेन, तो जनूबी पंजाब का ही रुख किया जाता है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, हमेशा वो जनूबी पंजाब का ही सबसे अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये दौरा जो है 3-4 रोज पे मुश्तमिल होगा। बड़ा अहमियत का हामिल है बिलावल साहब का ये दौरा, और इसमें अहम शख्सियात भी शामिल हो सकती हैं। अहम शख्सियात शामिल हैं इनमें, ठीक है। तो मुल्तान की कोई बड़ी शख्सियत जो आप समझते हैं कि इस पार्टी में शामिल होने जा रही हो, मुल्तान या जनूबी पंजाब, अगर आप नाम भी बताएं तो ये बता दें कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं? देखिए, यकीनी तौर पर हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ओके। और इससे पहले जो बताया मैंने आपको कि 3-4 माह पहले जैसे बिलावल भुट्टो साहब आ रहे थे, तो हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि ये शख्सियात जा सकती हैं। ऐसा हुआ था, मुजफ्फरगढ़ से कुछ लोग गए, मुल्तान से लोग गए, राजनपुर से लोगों ने शमूलियत का ऐलान किया, और इसके अलावा लिया के अंदर भी एक जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, साबिक सूबाई वजीर थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे पीटीआई को छोड़ के पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था, और इसीलिए बिलावल साहब ने वहां पे बाकायदा जलसा भी प्लान किया, वहां पे पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि इस वक्त जनूबी पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारी ऐसी अहम शख्सियात हैं जो टिकट होल्डर्स हैं दीगर जमातों से, वो अपनी उन जमातों को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिससे यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर आजम। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। अमजद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें आगाह करें कि जनूबी पंजाब के पॉलिटिकल मैदान में एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या रियलिटीज हैं और आजकल क्या चल रहा है। और उनके साथ अदनान नईम साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स ऑफिसर। बात करेंगे खेलों के फरोग के हवाले से, क्या किया जा सकता है, क्या इकदाम लिए जाने की जरूरत है, इस हवाले से डिटेल में बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक पर चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद मलिक, हमारे सीनियर रिपोर्टर रोही के, और उनके साथ अदनान नईम साहब, स्पोर्ट्स ऑफिसर। पहले हम चलते हैं, हमारे साथ कॉल पर मौजूद है, लाइन पर मौजूद है साइकोलॉजिस्ट इकरा किरण। इकरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इकरा, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हमने कमेंट लेना है, आपका बयान चाहिए हमें इस पे, कि जब मुख्तलिफ मार्केट्स में, बाजारों में खवातीन पर मुख्तलिफ तरह से दीगर जुमले कसे जाते हैं, आप क्या समझती हैं, क्या कहना चाहेंगे? खवातीन इस चीज को मेंटली किस तरीके से फेस करती हैं? पहली बात ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद फरमाया। रोही टीवी का बहुत शुक्रिया ऑफ कोर्स, एंड ये जो मॉर्निंग शो है आपका, उसका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दूसरी बात ये कि जो मार्केट में खवातीन जब जाती हैं सिर्फ जुमले कसे जाते हैं, ये बहुत कम बात है। इसके अलावा जो फिजिकल जो टच करने की कोशिश होती है, या वो दुपट्टा खींच लिया जाता है, ये चीजें जो है वो देखने में आती हैं, और ये वाकई जो है वो पनिशेबल जो है वो चीजें हैं कि उनकी वाकई सजा देनी चाहिए। जुमले कसते हैं वो किसी हद तक काबिल बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अब वो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका हक नहीं है कहने का, कुछ भी कहने का, कुछ भी बात करने का उनका राइट नहीं बनता है। उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं फराहम किया जाता कि आप कुछ भी कहें, किसी को भी कहें, कैसे भी कहें। हमारे यहाँ पहले ये तरबियत की जाती थी कि मर्द की फितरत ही ऐसी है। जब से पढ़ाई का दौर शुरू हुआ, पढ़े लिखे लोगों का जो है वो ये मुआशरा बना, हम लोगों ने थोड़ी तहजीब सीखी, हमें पता चला कि नहीं, इस मुआशरे में अच्छे मर्द भी मौजूद हैं। तो ये चीज वहीं पर ही क्रॉस हो गई कि मर्द की फितरत है औरत को देखकर जुमले कसना। नो, ये मर्द की फितरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें ये भी पता चला कि ये जुमले कसता कौन है। ऑफ कोर्स एक गलत लड़का, एक बुरा लड़का, एक वो जिसकी तरबियत में कमी हुई है वो लड़का, या एक ऐसा लड़का जो किसी न किसी तरह पे महरूमी का शिकार है वो लड़का, या वो लड़का जो कोई ना कोई फेवर चाह रहा है किसी न किसी सिलसिले में, वो लड़का जिसकी जो कंपनी है वो ठीक नहीं है, या जिसको मिसगाइड किया गया है। ठीक है, आप क्या समझती हैं, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? अगर एक खातून ऐसा कुछ भी फेस करती है, किसी भी किस्म की हरासमेंट फेस करती है, पहले किसको बताया जाना चाहिए? पहली बात तो ये कि ये देखना चाहिए कि वो हरासमेंट फेस कर कहाँ रही है। आया कि वो अपने घर में कर रही है, क्योंकि घर में हमारे कजन्स होते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से अभी हम पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं। दूसरी बात ये कि हमारे घर में ट्यूटर्स आते हैं, कारी साहब आते हैं, लड़कियां कोई मोहल्ले की शॉप पे जा रही है, या अपनी घर में दूध ले रही हैं, या कोई और सब्जी वगैरह ले रही है, तो वहां से गुजरते हुए लड़के ये बात कर रहे हैं।
اگر آپ کے یا آس پاس آپ کی کوئی فیملی یا گھر ہے، سب سے پہلے اپنی مدر کو بتائیں. اور میں اس بات کا ذکر کرنا ضرور جو ہے وہ امپورٹنٹ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر لڑکی کوئی آپ کو شکایت کریے تو کائنڈلی اس کو سنیں، اس پر کان دھریں. اس کو یہ مت کہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، اس سے ہماری بدنامی ہوگی. بدنامی اسی کی ہوتی ہے جو غلط کرتا ہے، غلطی اسی کی ہوتی ہے جو غلط کرتا ہے. جو ایک بندہ چلا رہا ہے دیٹ سمپلی مینس کہ وہ غلط نہیں ہے، ادروائز وہ بھی ساتھ مل جائے تو آپ کس کو اچھا کہیں گے اور کس کو برا کہیں گے. بالکل. تو ایسے میں سب سے پہلے اپنی مدر سے بات کریں، وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیں. آپ اپنے کسی جو قابل اعتبار بھائی ہوتے ہیں وہ جو آ جاتے ہیں وہ زیادہ بھڑک جاتے ہیں، اس طرح کے وہ نہ ہوں، وہ دھیما مزاج رکھے جو اس چیز کو سمجھداری سے اس سے نمٹ سکے. دیکھیے محلے میں نا کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. ہمارے محلے میں کمیٹیاں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، معززین ہوتے ہیں، وہ پھر ایسے لڑکوں کا ناطقہ بند کریں. ان کو کہیں گے جی ہمارے گھر میں بھی بہو بیٹیاں ہیں، آپ کا بیٹا اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، آپ اس کو سدھارے، ادروائز ہم پورا محلہ آپ کے ساتھ بات چیت بند کر دیں. بالکل ٹھیک. اقرا، اس حوالے سے قانون کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں بینگ اے وومن، آپ کیا بتانا چاہیں گی کہ خواتین کو چاہے ورک پلیس ہو، چاہے بازار ہو، چاہے اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو، کس قسم کا رویہ اپنانا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ پہلے تو میں اس چیز کی جو ہے وہ میں کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں نا ہراسمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک اوکیجنل ہوتی ہے اور ایک ورک پلیس ہوتی ہے. یہ دو طرح کی ہراسمنٹ جو ہم فیس کرتے ہیں. ورک پلیس کا مطلب یہ نہیں کہ آفس میں جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے. ورک پلیس ہراسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے، جو میں سمجھی ہوں ابھی تک اسٹڈی کر کے تحقیق کر کے، وہ یہ ہے جو روزمرہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے. ورک پلیس مطلب ہم روز جاتے ہیں نا وہاں پہ، تو جو روزمرہ کی بنیاد پر آپ کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑی ہے، خواہ وہ بازار ہو، وہ پبلک ہو، وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو، وہ آپ کی گلی کا نکڑ ہو، وٹ ایور اٹ از، وہ ورک پلیس میں آئے گی. اوکیجنل ہراسمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کی کنٹری کی بنیاد پر آپ پر کی جائے، آپ کی ریس کی بنیاد پر آپ پر کی جائے، آپ کی ایتھنیسٹی کی بنیاد پر آپ پر کی جائے. ٹھیک ہے جی. ہاں، اس حوالے سے کیا قانون ہونا چاہیے، کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے قانون موجود ہے. ہمیں اس میں مزید قانون سازی کرنے کی میں سمجھتی ہوں کہ جتنا یہ قانون ہے اگر اسی پر ہی ہم لوگ عمل کریں، امپلیمنٹیشن ہو جائے. امپلیمنٹیشن دیکھیں میرا خود ڈائریکٹلی پالا پڑا ہوا ہے ہمارے اداروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں نے جو وہاں جا کر دیکھا ہے اور میں نے وہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے قوانین کی. ہمارے ہاں لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ فلاں انسان میری حدود میں وائلیٹ کرے. اب ہمارے پاس جو ہراسمنٹ لاز ہیں اس میں کچھ لاز ایسے ہیں جو جن کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے پرسن، مطلب وہ مرد بھی ہوگا، وہ عورت بھی ہوگی. لیکن کچھ لاز ایسے ہیں جس میں اسپیسیفکلی ورڈ وومن یا گرل یوز ہوا ہے، وہ خواتین کے لیے ہوگا. اب وہ لاز ایسے کون سے ہیں جس میں پرسن ٹو پرسن ویریفائی کر رہا ہے کہ اگر کوئی نشئی آدمی آ کے کسی مجمع میں آ کے آپ کو چلانا شروع کر دیتا ہے، آپ پہ اوفینڈ کرتا ہے، تو وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے لا سیم ہے. لیکن اگر آپ کسی خاتون کو غلط ورڈ سے بلاتے ہیں، کسی ڈس ریسپیکٹفل میننگ جو ہے زمینی جملے کستے ہیں، تو وہ صرف خواتین کے لیے ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. ہمارے میں دیکھ کے حیران ہوئی اور مجھے اچھا لگا کہ ہمارے قوانین بہت سینسیٹیو، بہت اچھے بنے ہوئے ہیں. لیکن پبلک کو اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پبلک اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے کہ پبلک کو کتنی اویئرنیس ہے کسی بھی ایشو کے حوالے سے. اقرا کرن، تھینک یو سو مچ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ نے چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کیا. ہم جو چاہیں گے اس حوالے سے خواتین کی پروٹیکشن، خواتین کی سیفٹی اور جو ہراسمنٹ ڈیلی بیسس پر فیس کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا آفس ہو، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ آپ کی اپنی فیملی ہو، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، کیا کہنا چاہیں گے خواتین کو اپنے لیے اسٹینڈ کیسے لینا چاہیے؟ دیکھیے جس طرح بڑی خوبصورت بات کی ہے، جس طرح ابھی کال پہ بتا رہی تھی کہ ایسے ہے کہ یہ ہم واقعی دیکھ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی آفس ہو، تعلیمی ادارے ہوں، یونیورسٹیز اسپیشلی، وہاں پہ ہراسمنٹ دیکھیے ہم نے جو اسٹوڈنٹ لیول سے شروع جو ہوتی ہے ہراسمنٹ، وہ ہمیشہ آگے تک وہ جا رہی ہوتی ہے. اسی طرح کی سچویشن چاہے وہ کسی بھی بڑے عہدے کے اوپر کیوں نہ فائز ہوں. تو اس کے لیے حکومت نے کچھ قوانین ضرور بنائے ہیں.
लेकिन वही बात कि इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, अमल कौन करेगा, किसी को पता नहीं है कि अगर कोई कर भी देता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इसको बहुत इजी लिया जाता है, फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, इसको डेली रूटीन का एक मैटर समझा जाता है कि दिस इज वेरी कॉमन। बिल्कुल ऐसे है, आप यूनिवर्सिटियों में जाएं, वहां पे स्टूडेंट्स इस तरीके से बहुत ज्यादा हरकत कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे आवारा स्टूडेंट्स फिर रहे होते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिस तरह यूनिवर्सिटीज के सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए हुए हैं, वो किस काम के लिए हैं? वो दिगर मसरूफियात के अंदर जरूर मुलविस हैं गार्ड वगैरह, लेकिन उनको इन चीजों के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए। बाजारों के अंदर सेफ्टी बिल्कुल, बाजारों के अंदर जितने भी बाजार हैं वहां पे खवातीन जब शॉपिंग के लिए जाती हैं, बहुत सारी जगहों पे उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे ऑफिस वगैरह हैं वहाँ पे भी इस तरीके से सामना करना पड़ता है। तो लॉज हुकूमत ने बनाए हैं, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराई जाए, कोई एक ऐसी सजा दी जाए किसी को, ताकि अगला शख्स, अगला कोई बंदा इस तरीके से अगर कोई हरकत करता है तो वो इस तरह बिल्कुल 1000 बार सोचे। तो इसी तरीके से ये हमारी रूटीन लाइफ बन चुकी है, इजी हर जगह पे, रास्ते के अंदर कहीं पे भी हम देखते हैं, ये हमें बहुत सारे इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अदनान साहब आप क्या कहना चाहेंगे सिचुएशन के हवाले से? देखिए, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट भी रह चुका हूँ, प्रैक्टिस में भी रहा हूँ। हमारा माशरा ही जो है ना एक तंग जहनी पर मबनी माशरा है। अब आप देखें, अगर एक खातून को कोई छेड़ा है या उसने किसी ने बदतमीजी की है, तो जो भी हमारे कवानीन बने हुए उसको देखते हुए अगर वो रिपोर्ट करने जाएगी, आप देखें हमारे माशरा है ना, वहाँ SHO भी उसको हरासा करेगा। एग्जैक्टली, वो उसको डेली बेसिस पे बुलाना शुरू कर देगा, ये देखा गया है। वो एक मुसीबत से निकलने के लिए दूसरी मुसीबत में फंस जाएगी। ऐसा ही है। तो ये हम लोगों को हमारा जो मजहब है ना, वो बहुत सादा और बेहतरीन मजहब है, और इसमें सजाएं हैं। बिल्कुल, जब तक आप सजा नहीं देंगे, माशरा नहीं, ये इंसान है ना, इंसान ऐसा बना ही नहीं है कि उसको आराम से समझाए और वो समझ जाए। बिल्कुल, ये सजा का मुस्तहिक है। हमारा, अगर हम लोग खुद सोच लें कि हमारी माँ बेटियां भी तो इसी मार्केट में फिर रही हैं, वो भी तो जाना होता है, उनका भी जाना होता है, अगर हम किसी को छेड़ेंगे तो हमारे भी कोई छेड़ा होगा। नहीं, इंसान को सजा, ये जो इंसान है ना, ये सजाएं हमारे मजहब, हमारा सबसे सिंपल मजहब है, लेकिन उसने सजाओं में सख्ती इसलिए की है, उसे पता है इंसान नहीं सही होगा, तो ये सजा जब तक हाँ जी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। आप देखें बाहर बहुत ज्यादा हमारे मगरबी ममालिक हैं, वहां पे भी ये चीज है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हकूक को जो है तरजीह दी जाती है। अब हमारी मार्केट्स हैं, वहां पर कैमरा सिस्टम अच्छे लग जाएं, उसको अच्छे तरीके से उसको मॉनिटर किया जाए, तो अगर ये जैसे हाथापाई वाले जितने भी वाकयात हैं, उन लोगों को उसी वक्त जो है वो उनको पकड़ लिया जाए। और बाउंसर्स जैसे होते हैं क्लब्स में रखे होते हैं, मैं बाहर जाना होता है, क्लब्स में बाउंसर्स होते हैं, वो बदतमीजी नहीं करने देते किसी को भी। बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से हमारी टीम्स बने मार्केट्स में, जो कि देखें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कमेटी के इलेक्शन हो गए, फलाना हो गया, सदर बन गया, सेक्रेटरी बन गए। इन लोगों को चाहिए कि मार्केट में एक इस तरीके से एक अच्छे लड़कों पर मबनी जो लोग हों, एक टीम हो, जो एक मसलन 100 मीटर की मार्केट है तो उसको वो मॉनिटर करें लड़के। ठीक है। अब यहाँ तो बहुत अजीब सा ही माहौल है, आप चले जाएं तो इवन के वो जो बच्चे रखे होते हैं उन्होंने वही जुमले कस रहे होते हैं दुकानों पे से, मालिक बैठे देख रहे होते हैं और मजे ले रहे होते हैं उसमें। ये एक फ्रस्ट्रेटेड सा माशरा है। स्टूडेंट्स हैं, वहाँ यूनियंस बनी हुई है, उसकी क्या जरूरत है यूनियंस की? एग्जैक्टली, वहाँ पढ़ने जाए, वेरी लॉन्ग डिबेट। हाँ जी, वो टीचर्स को छेड़े होते हैं, सारी बातें करने की जरूरत है। टीचर्स को छेड़े होते हैं, असला जो है असला आम है, बिल्कुल, और छापे पड़ते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने बंदों को छुड़वाने के इस पर भी हम किसी दिन जरूर बात करेंगे और एक हेल्दी सी डिस्कशन रखेंगे। लेकिन बात पर वापस आएंगे कि हमारी ग्राउंड्स की सिचुएशन कैसी है, स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स सिस्टम को बेहतर करने के लिए किन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। वैसे चेंज देखने के लिए अपने आप को चेंज करना, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने चेंज देखना है तो आपने अपने आप को पहले चेंज करना होगा। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और प्रोग्राम में एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अदनान नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स पे और स्पोर्ट्स के फरोग के लिए क्या क्या काम किया जाना चाहिए और क्या क्या चल रहा है। ग्राउंड्स की हालत पर बात कर लेते हैं, ग्राउंड्स की कंडीशन कैसी है? ग्राउंड्स अब तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। पिछले 4-5 साल में
लास्ट हुकूमत ने भी और जो अब हुकूमत चल रही है इन्होंने भी ग्राउंड्स पे बहुत फोकस किया है। ठीक। क्योंकि ये फैसिलिटीज़ को हम इम्प्रूव करेंगे तो बच्चों का दिल करेगा वहाँ आके खेलने का, जिसको हम बोलते हैं ना इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़। तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे ग्राउंड्स बन रहे हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ तकरीबन अब 550 के करीब पंजाब में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं जो कि नेशनल लेवल की हैं। सही। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं जो ग्रास रूट लेवल से, जो हमारा बेसिक काम है हमारे इदारे का, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट का, कि ग्रास रूट लेवल स्कूल्स से बच्चे लाएंगे। क्योंकि जो बच्चा होता है जिसमें टैलेंट होता है वो 12-13 साल से स्टार्ट होता है। तो हम उसे स्पेसिफाई करते हैं कि वो खुद भी देखता है कि मैंने किस स्पोर्ट्स में जाना है, फुटबॉल है, हॉकी है या मार्शल आर्ट्स गेम्स हैं, क्रिकेट है, और इसके अलावा जितनी भी गेम्स हैं वो खुद डिसाइड करता है। फिर हमारे कोचेज़ हैं जैसे उसमें से वो टैलेंट को फिर हंट करके और उसको पॉलिश करते हैं। तो यही वो उम्र होती है जिससे हम लोग अच्छे प्लेयर्स तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी बहुत कमी है चीज़ों की। हम लोगों को इवन के पेरेंट्स को भी चाहिए बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लाएं। बच्चे जो हैं वो 1000 में से 1000 नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी सेहत उस तरह नहीं होती जिस तरीके से हमारे पहले ही हमारे माशरे में जो एवरेज एज है वो 42 कहलाती है, 43, क्योंकि जितने मसाइल और खुराक का सही ना होना। तो अगर उसमें भी अगर हम एक्सरसाइज कसरत निकाल देंगे लाइफ में से तो वो फिटनेस नहीं होगी। आप कितनी भी डिग्रीज हासिल कर लें, जब तक आप फिट नहीं होंगे तो उन डिग्रीज का कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। कोविड की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से आप क्या समझते हैं कितना अफेक्ट हुआ है? बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। हम पिछले 2 साल से इस चीज़ को बहुत फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक इम्यून सिस्टम से ताल्लुक है। अगर वो फिट होगा तो इंसान फिट रहेगा। अभी हमारी पंजाब गेम्स, बिल्कुल हम लोगों के ट्रायल्स वगैरह हर गेम्स के 15-20 गेम्स थी, उसमें बहुत अच्छा, पहली दफ़ा इतना बड़ा पंजाब गेम्स होने जा रही थी, और उसमें मेल फीमेल दोनों, बॉयज़ गर्ल्स दोनों इवेंट्स थे। और वो बिल्कुल एंड पे जाके हमें ये जो हमारी अभी वेव आई है इसकी वजह से हमें उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो उसकी नई तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट थी। जी बिल्कुल। हमने हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, डिवीजन्स में ट्रायल्स हो गए थे, टीम्स भी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन एनसीओसी को जो है वो उसको फॉलो करते हुए हमें बिल्कुल लास्ट टाइम पे इसको पोस्टपोन करना पड़ा। ठीक। अदनान साहब, वैसे अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास टैलेंट होता है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होता, बाज़ का टैलेंट होता है, प्लेटफॉर्म होता है, सपोर्ट नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए जब आप जानते हैं कि आपके पास स्किल है, आप टैलेंटेड हैं, आप में पोटेंशियल है, आप ये काम कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो कोई और मैदान हो। जब आपको खुद को मालूम हो कि आप ये कर सकते हैं लेकिन सपोर्ट ना हो बैक पर, तो आप कैसे सिचुएशन को डील करें? देखिए, हमारे बदकिस्मती से हमारे माशरे में स्पोर्ट्स में भी पॉलिटिक्स है। एग्जैक्टली। ये सबसे जो है ना बुरी चीज़ है, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स। उसमें जो लोग हैं वो अपने ओहदे के लिए उस बच्चे की बलि चढ़ा देते हैं जो कि बहुत टैलेंटेड होता है। ये एक बहुत बड़ा इस चीज़ को हमें सीरियसली देखना पड़ेगा। हम लोग देख भी रहे हैं, लेकिन मसला ये कि इजारादारी जो होती है ना वो एकदम नहीं ख़त्म कर सकते। उसके लिए भी हमें एक चीज़ है, हमें एक पैरेलल उसके साथ एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमें आसानी पैदा करनी पड़ेगी उस बच्चे को नेशनल लेवल तक खेलने के लिए। आपने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहने के, पाकिस्तान के झंडे को पकड़ने के लिए भी ऊपर पॉलिटिक्स होती है कि हम इसने पकड़ना है और इसने, हालांकि जो लोग उसको डिजर्व करते हैं वो उनको देना चाहिए। ऑटोमेटिक एक सिस्टम हो जिससे ऑटोमेटिक ही बच्चा क्लिक करके वो अपनी जो रिलेटेड है उसकी स्पोर्ट्स वो उसमें आगे जा सके। ठीक। उसको इतने सारे पुल दिए गए हैं जो बीच में से बहुत सारे पुल डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं, वो बच्चा टैलेंट बीच में रह जाता है। ठीक। अमजद, वैसे हम बात करते हैं हर बात में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, सियासत 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 क्या है? जिस तरह भाई बता रहे हैं कि सियासत जो एक्चुअल ये चीज़ है, सियासत का मकसद जो है बेसिकली अपना फ़ायदा कहाँ पे है हमारा, उसका नाम है सियासत। के हम लोग
किस तरीके से लोगों को गुमराह कह सकते हैं, अगर शायद ये लफ्ज के गुमराह करके हम अपना फायदा बीच में ले लेते हैं, अपने मफाद के लिए, अपने मफाद की चीजें हर जगह पे। इसमें कोई शक नहीं है कि आम बात में हम कह रहे होते हैं यार ये सियासत कर रहा है, ये मेरी सियासत, यानी सियासत हम इतने निचली सतह के ऊपर लेके आ गए हैं। सियासत ऊपर लेवल तक नहीं, निचली सतह तक सियासत आ चुकी है। हर जगह पे हर काम के अंदर सियासत चल रही है जाती मफाद के लिए, कि हमारा जाती मफाद कहां पे होगा। इसी का नाम ही बेसिकली पॉलिटिक्स है कि किसी तरीके से हम लोग कुछ लोग ऐसी कंपनी बना लें, कुछ लोग ऐसे मिल जाएं आपस में कि फायदा उठा लें जाती तौर पर अपने मफाद के लिए, दूसरे लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखाने, सुनहरी ख्वाब दिखा लिया। और हर जो जितने भी ऑफिसर्स हैं किसी भी जगह पे अगर बात करते हैं, तो जिस तरह स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स है वो भी ऐसे कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स कि हम आपको इतना बड़ा लीडर बना देंगे, ऐसा होता नहीं है। और फील्ड के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है कि सियासत, और ऊपर मुल्क की सतह के ऊपर भी आप देख रही हैं कि सियासत सिर्फ सियासत ही चल रही है, सिर्फ सियासत मफाद। घरों में भी सियासत शुरू हो गई है, घरों में भी सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसा होता है, घरों में सियासत है। जितने भी फैमिली के लोग हैं सारे कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल सही चल रहे हो, मगर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जब शादियां हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में उसके बाद जो सियासत जो है शुरू हो जाती है, सियासत का आगाज हो जाता है। ठीक है अमजद, आखिर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, आखिर में खुश रहें और खुशियां बांटें, और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुश रहेंगे तो आप हमेशा जिंदगी पाएंगे। खुश रहना चाहिए और अपने फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और कड़ी नजर भी रखें। जिस तरह की सिचुएशन है तो ऐसे मौके के ऊपर कड़ी नजर अपने बच्चों के ऊपर जरूर रखनी चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को। कि हम लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों को फ्री हैंड दिया होता है कि बच्चा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कड़ी नजर रखनी चाहिए। ग्रोइंग स्टेज होती है, उस पर चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। हाँ जी, उसके ऊपर। ठीक है अदनान साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे सेगमेंट के इख्तिताम पे? देखिए, मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ। मैं यही कहूँगा कि कम से कम 1 घंटा खुद को ज़रूर दें। बिल्कुल। क्योंकि ये वबा का दौर है, इसमें आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप अकेले वॉक तो कर सकते हैं जाके, तो वो ज़रूर करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, और अच्छा खाएं और साफ़ सुथरा खाएं और एक दूसरे का ख्याल करें। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप बहुत बिजी रहते हैं तो आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया है, चलें इसका बहुत शुक्रिया। अदनान नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। उम्मीद करते हैं आपका वक्त यहाँ पर अच्छा गुजरा होगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारा वक्त आपके साथ अच्छा गुजरा है। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सेगमेंट में, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ कौन मौजूद होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ कौन मौजूद हैं आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले मेहमान जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, अजीज अहमद खान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो कि लेबर लीडर हैं और एज ए सोशल एक्टिविस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप जिस अंदाज से प्रोग्राम को आगे चला रही हैं, एक आगही का सिलसिला, आपका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, और आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीजें हैं बहुत ही अहम मौजू पे जो कि हमने आपसे डिस्कस करनी है और बहुत सारी चीजें जाननी है। अपने अगले मेहमान की जानिब मूव करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, पहलवान रुस्तम पाको हिंद। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, अल्लाह आपका भी बड़ा शुक्रिया है कि आप हमारे जो पसमानदा खेल हैं उनको प्रमोट करते हैं और गाए बगाए मुझे बुलाते हैं, और मैं अपने फ़न के हवाले से लोगों को आगाही देता हूं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला ज़रूर आगे चलता रहेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। और हमारे साथ मौजूद है अब्दुल वहाब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं आप क्या करने जा रहे हैं इन फ्यूचर। मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल हैरान हो जाए कि जैसे मैं हैरान हुई हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं अच्छा पहलवान रेसलर बनूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। वाओ, यानी अभी अब्दुल वहाब बिगिनर हैं और पहलवान बनना चाहते हैं, रेसलर बनना चाहते हैं, और इस जानिब
ट्रैक पर चल पड़े और हामिद खान साहब की सुपरविजन में। बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं। एक और भी स्टूडेंट हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ टाइम के बाद, जो कि हामिद खान साहब के साथ ही आए हैं और हमें अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। प्रोग्राम का इस सेगमेंट का हम आगाज करते हैं अजीज अहमद खान साहब से, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, लेबर लीडर हैं और एज अ सोशल एक्टिविस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अपने फराइज पूरे कर रहे हैं, काफी टाइम से ये काम कर रहे हैं। और आजकल क्या चल रहा है, जरा इस जानिब नजर डालते हैं। आजकल क्या हो रहा है, किन मसाइल का सामना है लेबर्स को? मजदूरों को तो पहले भी काफी मसाइल का सामना हमेशा से ही, और उनके मसाइल एक एतबार से मैं तो ये समझूंगा कम नहीं हुए, बिल्कुल, क्योंकि उस अंदाज से हम कानून का नफाज नहीं कर पा रहे जिस अंदाज से इसे होना चाहिए। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि जो चाइल्ड लेबर है उसका भी इसके साथ हम कंसीडर हमें करना चाहिए कि इसका हम खात्मा करें। मजदूरों के वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। बिल्कुल। महंगाई इस कदर ज्यादा है कि हम लोग जो मुतवस्सित क्लास से ताल्लुक रखते हैं हम मीट आउट नहीं कर पाते। तो एक मजदूर जिसे पहले तो दिहाड़ीदार मजदूर है उसे तो मजदूरी मिलती ही नहीं है। फिर ये जो कोरोना के बाद वसाइल जो थे वो महदूद होकर रह गए हैं। और फिर ये है कि जो कानून बनाया गया है कि आप इसको उजरत इतनी देंगे, उस अंदाज से उजरत दी नहीं जाती, नहीं दी जा रही। उसे डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए जाते हैं, बाज़ औक़ात ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, लेकिन उतनी उजरत प्रोवाइड नहीं होती। और अगर किसी मजदूर को 15,000 मिनिमम मिलता भी है तो इसका कोई बजट नहीं बना सकता। इसके अलावा बहुत से मसाइल हैं, उनके बच्चों को तालीम नहीं दी जा सकती, हालांकि कानून मौजूद है। हमारे आईने पाकिस्तान में इस बात की सराहत कर दी गई है, आर्टिकल है 25A कि आप स्टेट की जिम्मेदारी है कि आप बिला तखसीस किसी इम्तियाजी यानी डिस्क्रिमिनेशन किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हाँ जी, आप लोगों को तालीम देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट कुछ चूंकि डिलीवर नहीं कर पाती, इसलिए मजदूर फिर मजबूर होता है कि वो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ ले जाए। भट्ठा मजदूर आए दिन मामलात ऐसे हैं, आपको छोटे छोटे बच्चे जिनमें उनकी ग्रोथ होती है वो बतौर वेटर या पंक्चर लगाने वाली दुकानों पे काम करते नजर आए हैं, उनकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। और बुनियादी आपने तो बहुत अच्छा मौजू जो है इसका आगाज किया है। हम सब की जिम्मेदारी है कि स्टेट के साथ साथ जो तंजीमें हमारी समाजी या लेबर्स की, वो कमा हक़ लोगों में एक एहसास जिम्मेदारी पैदा करें, ओवरऑल सोसाइटी को एंगेज करें कि वो अपना हक अदा करें, फ़र्ज अदा करें और लोगों के घर के आंगन में खुशियां तकसीम करें, तब जाके मजदूर के जो हालात कार हैं वो बदलेंगे। ठीक है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर बेहतरी लाने की जरूरत है, सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है? इस पर हम आपसे इन डिटेल बात करेंगे, बिकॉज आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मजदूरों के हुकूक, चाइल्ड लेबर को कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे अजीज अहमद खान साहब से। एडवोकेट हाई कोर्ट है, लेबर लीडर और सोशल एक्टिविस्ट, अपनी खिदमात दे रहे हैं, अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हैं। हामिद खान साहब की जानिब बढ़ते हैं। पहलवान रुस्तम पाको हिंद, सबसे पहले तो इस टाइटल का बैकग्राउंड क्या है ये एक्सप्लेन कर दे जल्दी से, क्योंकि मैं तो हैरान हूं ये क्या है। क्योंकि मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, मुल्तान से है, और हमारे जो रुस्तम उसको कहते हैं जैसे कि विनर एक पूरे पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा टाइटल हमारा जो है उसको रुस्तम के लफ्ज से पुकारा जाता है। ठीक। जो सबसे तगड़ा होगा, सबसे अच्छा होगा, नंबर 1 होगा, उसको हम रुस्तम कहेंगे। तो ये हमारी पहलवानी लैंग्वेज में सबसे बड़ा एजाज है कि एक बंदा फलां शहर का रुस्तम है या फलां मुल्क का रुस्तम है। बहुत खूब। तो इसी तरह ये जो रुस्तम पाक को हिंद है, इसका मतलब पाकिस्तान और इंडिया का एक कंपटीशन हुआ था 2008 में, जो कि गवर्नमेंट ने करवाया था, पंजाब गवर्नमेंट ने। तो इंडिया का जो एक बड़ा पहलवान था नरेंद्र कुमार, वो पाकिस्तान आया और पाकिस्तान की तरफ से मैंने हिस्सा लिया इस मुकाबले में। तो मैंने अल्लाह के करम से ये मुकाबला जीता, यही मुल्तान में ही था। माशाअल्लाह। तो मुझे ये टाइटल नसीब हुआ रुस्तम पाक को हिंद, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों का मिला के एक रुस्तम। ठीक है, इससे पहले सेगमेंट में हम खेलों की ही अहमियत के ऊपर बात कर रहे थे कि खेलों के फरोग के लिए क्या क्या काम किया जाना चाहिए। वही बात आ गई, सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए। खेलों के फरोग के लिए आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? एक वक्त वो भी था जब कबड्डी का खेल अवामी सतह पर खासा मकबूल था, तो अब फने पहलवानी जवाल का शिकार क्यों है? क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? एज अ खेल इसको एज अ स्पोर्ट्स में इसको शामिल नहीं किया जा रहा, कोई अहमियत नहीं दी जा रही। सबसे पहले जो हमारे
अजीज दोस्त जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने एक महंगाई की बात की जी। और एक मजदूर, ये हमारा जो कुश्ती और कबड्डी जो खेल है, ये बेसिकली गरीब बंदों का खेल है। ठीक। इसमें ज्यादा जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो नहीं आते। हमारा जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास, वो इसमें हिस्सा लेता है। और महंगाई की वजह से ये फन जो है जवाल का शिकार हो गया है, क्योंकि हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बराबर दूसरी गेमों को भी नहीं, मैं सिर्फ कहूँगा क्रिकेट को ही फरोग दिया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। और बाप दादा परदादा को लोग जानते हैं, प्लेयर एक मैच अगर खेले, जबकि जो पाकिस्तान के दूसरी गेमें हैं, हॉकी हो गया, हमारी कौमी खेल है, वो भी जवाल का शिकार। इसी तरह से हमारी कुश्ती है, कबड्डी, अब वर्ल्ड चैंपियन बने कबड्डी में, तो कोई मिलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि क्रिकेट में पैसा भी है, ग्लैमर भी है, फेम भी बहुत ज्यादा है। तो हमारी जो कुश्ती है, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है बिल्कुल काफी अरसे से। और हम तो ये सोचते थे कि वजीर आजम जो हमारे अब इमरान खान साहब प्लेयर हैं, ये खेलों को फरोग देंगे, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो पहले से भी कम हो गया है ये काम। तो ये गवर्नमेंट ही इसे उठा सकती है, इदारे ही इसे उठा सकते हैं, स्पॉन्सर करके इदारे बच्चों को। जैसे ये एक बच्चा मेरे साथ अब्दुल वहाब बैठा है, इसको गवर्नमेंट ने अब वापडा ने एक स्टेपमेंट पे रखा है। इसी तरह दूसरे इदारों को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल, और जो खेलें जवाल का शिकार हो रही हैं, उनको उठाना चाहिए, उनको दोबारा से रिवाइव किया जाना चाहिए। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं अली मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मैम, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है ना हमारे सामने दिखाई हैं और बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारे जनूबी पंजाब की रिक्वायरमेंट है, खासकर जो इंफॉर्मेशन सेशन है, और ये इतने बड़े लेजेंड आपने दिखाए हैं, इन लोगों को आप प्रमोट कर रही हैं और हम जैसे लोगों को आप लोग अवेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सेगमेंट के हवाले से, कुछ पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं दोनों जो हमारे मेहमान हैं उनसे जो है गाइडलाइन लूंगा। एक तो लेबर डिपार्टमेंट के हवाले से कि जो लोग हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, उसमें जो सीजीए है उसका क्या रोल होता है? सीजीए का क्या वो मैनेजमेंट के साथ मिली हुई हो या वो वाकई इस लेवल पे काम कर रही है तो कि उनको उनका हक मिलता हो? अब जैसे जो है ना पिछले 4-5 साल से जो बेवाएं हैं उनको अभी तक उनका हक नहीं मिला, या जो फैकल्टीज हो गई हैं इंडस्ट्रीज के अंदर उनको अभी तक नहीं मिला। स्कॉलरशिप वाले 3-4 साल तक अभी तक इन लोगों को उनसे पेमेंट नहीं मिली। एक क्वेश्चन तो मेरा हिसाब से जो हाई कोर्ट के डिप्रेस है। दूसरा जो हमारे लेजेंड हैं, तो इनसे जो इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए हमारी नई जनरेशन के लिए, आप क्या पैगाम देंगे कि इस रूट पे आने के लिए क्या स्टेप्स हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे, बड़े खूबसूरत अल्फाज और अपना फीडबैक दिया, रिस्पांस दिया। क्या कहना चाहेंगे अजीज अहमद खान साहब? मजदूरों के हुकूक के हवाले से पूछ रहे थे अली। मजदूरों के हुकूक दिए बगैर हम अपनी रियासत को फलाही बनाने का कभी न दावा कर सकते। अगर दावा करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। बुनियादी तौर पर एक बात है कि हमारे कौल और फेल में तजाद है, वो हर जगह मौजूद है, इंसानों के दरमियान भी है, लेकिन स्टेट के जो तर्जुमान बाज़-औक़ात वो भी पहलू तय कर जाते हैं। जिस अंदाज से हम एक जन्नत क्रिएट करते हैं कि हमने मजदूरों को एक जन्नत दी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बहुत मसाइल हैं, उनके बच्चे उन बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं जिसकी जमानत आईन पाकिस्तान हर शहरी को बिला तबकाती इम्तियाज के देता है। ज़रूरत इस अमर की है कि मजदूरों के हालात कार बेहतर करने के लिए एक तो हम उनके वेजेस जो हैं उनको उन पर नजर षानी करें, और जो महंगाई का ग्राफ है जी हाँ उससे मीट आउट करें। दूसरा फिर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें, और तीसरी बात इज्जत नफ्स है, वो हम सब पर फारिद। मैं माजरत के साथ याद करना चाहूँगा कि हमने अपने जो मेयार बना रखे हैं वो ये है कि अशराफिया जो एक टर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है उसके बारे में हमारा कंडक्ट डिफरेंट होता है, और वो लोग जो स्टेट को चलाते हैं 90% लोग जो है वो यहाँ काम करने वाले लोग हैं। 10% है जिनके पास दौलत है, फरावानी है, वसाइल मौजूद हैं। अगर 90% को आप जिंदा रहने का वो मेयारी हक नहीं देंगे
جو اسے ملنا چاہیے، جس کی صلاحیت آئین پاکستان میں موجود ہے، تو جان لیجئے پھر ہم دعویٰ تو کرتے رہیں گے کہ یہ مملکت بڑی فلاحی بھی ہے، لیکن ہم ان اصولوں کی نفی کر رہے ہیں جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ بالکل ٹھیک، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، شیخ عبدالباری صاحب ملتان سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں جی، الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں شاہد پہلوان صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا ان سے ایک سوال ہے کہ سمے پہلوانی کو کیوں اتنا زوال پذیر لے کے جائیں گے لوگ؟ حامد صاحب بہت بڑے پہلوان ہیں، بہت بڑا نام ہے ہندوستان کا، یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم لوگ ملتان میں اتنے بڑے ایک پہلوان کے ساتھ، ہمارا ایک دوست بھی ہے، یہ ہمارے ملنے والے بھی ہیں، تعلق بھی ہے ان سے، تو یہ ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہے سمے پہلوانی کو اتنا زوال پذیر کیوں چلا گیا یہ شعبہ؟ یہ ذرا مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے، حامد خان صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل، میں اپنے سننے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ ہم لوگ ایسے اگر رونا روتے رہیں گے کہ سہولیات نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے 10-20 سال بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ایک اکیڈمی، پہلے تو ہمارا کھاڑا تھا، کھاڑے کو ہم نے تھوڑا ماڈرن کر دیا، اس کو اکیڈمی کا ایک درجہ دے دیا۔ بہت اچھے۔ اس میں مجھے پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے ایک میٹ کی سہولت دی جو کہ 10 لاکھ روپے کا آتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، جس پہ بچے ٹریننگ کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ تو وہ میں نے ایک پراپر ہال بنا کے اور بڑی خوبصورت جگہ یہیں شہر کے اندر کچہری روڈ پہ ہی واقع ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پہ اگر آپ اپنے بچوں کو بھیجیں جیسے شیخ صاحب، تو ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلوان کا بیٹا ہی پہلوان بنے گا۔ اب یہ بچے جو آپ کے پاس ادھر آئے ہیں ان کا کوئی پہلوانی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک، شوق ہے، تو یہ لوگ میرے اسی طرح سے تقریباً صبح بھی 20 سے 25 بچے آتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، اور شام میں بھی آتے ہیں۔ بہت خوب، ہم عبد الوہاب سے جان لیتے ہیں۔ عبد الوہاب، آپ کی روٹین کیسی ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں نا، آپ کی روٹین کیا ہے، کیسی ہے؟ ہم صبح 3 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں اور شام کو 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ صبح 3 گھنٹے اور شام کو 2 گھنٹے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور آپ کی ڈائٹ کیسی ہے؟ ڈائٹ بھی اچھی ہے۔ مطلب آپ کیا ویسے آپ کو کھانا پسند ہے اور کس چیز پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں مسالے والی چیزیں، گول گپے، دہی بلے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ تر دودھ، باداموں کی سردائی اور میٹ گوشت وغیرہ کھانا پڑتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا، آپ نے کب یہ سوچا کہ ہاں جی مجھے ایک ریسلر بننا ہے؟ میرے گھر کے ساتھ یہ اکھاڑا تھا استاد حامد صاحب کا، تو پھر میں انہیں دیکھتا تھا تو مجھے بھی شوق لگ گیا تھا، تو پھر میں نے یہ کہ میں نے اگر بننا ہے تو میں نے پہلوان بننا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلوانی کی جانب رواں دواں سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو کس نے کیا؟ سب سے زیادہ سپورٹ استاد جی نے، محنت بھی کروائی تھی اور ایکسرسائز بھی کرواتے تھے، خوراک بھی دیتے تھے۔ تو آپ کے گھر والوں نے کچھ آپ سے کہا کہ نہیں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہوتا ہے نا، پیرنٹس کافی آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، انسیکیور ہوتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کی ہیلتھ کے بارے میں، آپ کی سیفٹی کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، آپ کی ہیلتھ کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، تو آپ کے پیرنٹس نے کچھ آپ کو روکا ٹوکا نہیں کہ نہیں اس جانب مت جاؤ؟ انہوں نے کہا اچھا کام ہے کرو۔ بہت اچھی بات ہے، یعنی اویئرنیس ہے، پتا ہے کہ ہاں جی یہ بھی ایک کھیل ہے، ہمارا فن ہے، اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، مزید اس کا فروغ کرنا ہے۔ ویسے آپ کو اپنی اس پورے کام میں، اس پوری اسٹرگل میں آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ محنت تو بہت کرنی پڑتی ہے، ایکسرسائز، اسٹیمنا کی علیحدہ ورزش ہوتی ہے، پاور کی علیحدہ ایکسرسائز ہوتی ہے، اور رننگ بھی کرنی پڑتی ہے، شام کو 2 گھنٹے زور کرنے پڑتے ہیں، مختلف ایکسرسائزیں کرنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھ بھی رہے ہیں؟ جی، میں فرسٹ ایئر میں ہوں، فرسٹ ایئر میں آپ؟ جی ٹھیک ہے، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی چل رہا ہے بیکاز یہ ان کا پیشن ہے، ان کا شوق ہے۔ صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم زیادہ فوکس کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، کہیں نہ کہیں بہت زیادہ فوکس ویسے کرکٹ پر ہی رہتا ہے بیکاز اس کی ایک اپنی ہائپ ہے، ایک اپنی وائب ہوتی ہے، اور بہت میجورٹی جو ہماری کرکٹ کے بارے میں خاصی کریزی ہے، تو جیسے وہ ایک بہت امپورٹنٹ سا کھیل سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیوں اتنا زیادہ ابھی بھی بہت زیادہ پیچھے رکھا جاتا ہے اور اتنا امپورٹنٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا؟ اس کا جواب میں اگر دے دوں، جی پلیز۔ اصل میں یہ ہمارا جو بنیادی ہماری ثقافت تھی نا، وہ کشتی ہے اور کبڈی ہے، تو پچھلی کئی دہائیوں سے
یہ اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے آج سے 20 سال 25 سال پہلے پورے شہر میں کوئی 40 سے 50 اکھاڑے ہوا کرتے تھے, جہاں پہ صبح اسکول جانے اور دفتر جانے سے پہلے لوگ جایا کرتے تھے, ایکسرسائز کیا کرتے تھے. خاص طور پر مائیں اپنے بچوں کو زبردستی صبح نماز کے بعد بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ اپنا ورزش کر کے نہا دھو کے آؤ اور پھر جاؤ اسکول. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم گھروں میں ہی محدود ہو گئے, ہمارے بچے گھروں میں ہی, حالات بھی کچھ اس طرح سے بن گئے ہیں کہ مائیں باہر بھی نہیں نکالتی بچوں کو. ایسا ہی ہے, یا اسکول گئے یا گھر گئے, بس اس کے بعد کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹی نہیں ہے, جس وجہ سے یہ بیماریاں اور یہ چیزیں بھی آگے آ رہی ہیں. اور میں ماؤں سے, والدین سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو, ضروری نہیں ہے کہ پہلوان بنائے, ایک اچھا سپورٹس مین ضرور بنائے. اچھا صحت مند ہوگا تو اچھی پڑھائی کرے گا. بالکل, اگر فزیکلی فٹ ہوں گے تو ہر چیز بھی فٹ ہو جائے گی. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ عزیز احمد خان صاحب موجود ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے ذرا جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ حامد خان صاحب موجود ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ان کی گفتگو بہت خوبصورت اس حوالے سے ہے. ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک کوٹیشن ہے کہ آپ مجھے صحت مند بچے دیں, میں آپ کو اچھا شہری دوں گا. بالکل, یہ بنیاد ہے کہ اچھا صحت مند, اور صحت مند ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فرسٹریٹڈ نہ ہوں, ذہنی طور پر بھی وہ صحت مند ہو. اور بنیادی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو کھانے پینے کی ایک جیسی سہولتیں میسر ہوں, سادگی میں بھی بڑا حسن ہوتا ہے. بالکل بالکل, ہم بے شک اپنے آپ پر قناعت کرنا سیکھیں. جو اویلیبل ریسورسز ہیں, اگر ہم گوشت نہیں افورڈ کر سکتے تو دالیں ہیں, ان میں وٹامنز موجود ہیں. بالکل, اور سچی بات یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بہتر کیا جائے. بالکل, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن سچی بات یہ بھی ہے کہ انسان سوشل میڈیا کی وجہ سے تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے, اور پھر وہ تنہائی کسی نہ کسی آشوب کو جنم دیتی ہے. ہمیں چاہیے کہ پریچنگ کریں, اپنے دین سے رابطہ قائم رکھیں, اخلاقی تعلیمات کو پھیلائیں, اور لوگوں میں یہ احساس ضرور دیں کہ ہم نے مل جل کے رہنا ہے ایک وحدت کے طور پر اور بلا امتیاز. جس پر میں زور دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم غریبوں میں ان کو میں محبت بانٹیں, ان میں احساس سے ذمہ داری پیدا کریں, خود اعتمادی کا درس دیں, انہیں اچھا شہری. اور جہاں تک یہ جو بات کر رہے تھے, وہ سچی بات یہ ہے کہ پہلوانی جو تھی وہ ملتان کی پہچان تھی. خطہ ملتان اولیاؤں کی سرزمین, اس میں ثقافت تہذیب ایک الگ انداز سے پرورش پاتی رہی ہے. یہ البتہ ایک ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. انہوں نے ایک لفظ فٹ بال کا نہیں کہا, میں وہ ایڈ کروں گا, میرے بچپن میں اس کے لیے کوئی انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں تھی. آپ کے اپنے پاؤں جس پر آپ چلتے ہیں وہی کھیل کا ذریعہ بنتے ہیں, اسے اگنور کر دیا گیا ہے. ہمیں دوبارہ اپنے تاریخی کھیلوں کی جانب پلٹنا ہوگا, اس ماحول کو دوبارہ سے لانا ہوگا جو ہمارے ماضی میں ایک اچھے شہریوں کی پرورش کرتا تھا. بالکل, ان کا ریوائول کے لیے کام کرنا ہوگا, ریوائول کا کام کرتا تھا. اور یہ کہ لفظوں کا استعمال کم کیا جائے اور عمل کی طرف زیادہ آیا جائے. لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں, عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست گھر کے آنگن میں آ گئی, میاں بیوی میں آ گئی. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ سیاست اصل میں یہ جو بنیادی لفظ ہے یہ نیگیٹو نہیں ہے, نیگیٹو نہیں ہے, یہ پازیٹو لفظ ہے کہ ریاست کو جس انداز سے چلایا جاتا ہے, وہ جو حدود اور آئین بنتے ہیں, قواعد و ضوابط بنتے ہیں, وہ سیاست ہوتی ہے. یا ہم نے ایک ظلم یہ کیا ہے کہ اپنے جو ہمارے اپنی منفی سوچیں ہیں وہ اب آئیڈیالوجی پر, ٹرمینالوجی پر بھی ہم نے نافذ کرنا شروع کر دی ہے. بالکل, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. بالکل, مزید بھی بات کریں گے, لیکن عبد الوہاب سے جانتے ہیں کہ آپ کا فرینڈز, جو آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کا فرینڈ سرکل ہے, آپ کے دوست ہیں, ان کا آپ کے اس شوق کے حوالے سے کیا کہنا ہوتا ہے؟ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی مجھے سپورٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اچھا کھیل ہے, اور کہتے ہیں اگر ہم بھی چاہیں تو یہ کھیل کھیل سکتے ہیں, پر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, بڑی بات ہے ویسے کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے, تو وہ کیسے ٹائم نہیں نکال پاتے, مصروف ہوتے ہیں؟ جی وہ اسٹڈی بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو ویسے وہ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. حامد صاحب کیا کہیں گے؟ یعنی انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ بچوں میں شوق ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ ٹائم مینجمنٹ میں تھوڑے سے پور ہیں, تو ٹائم کیسے مینج کیا جائے, پرائرٹیز کیسے سیٹ کی جائیں؟ میں آپ کو ٹائم کا, یہ بچے میرے ساتھ جو آئے ہیں یہ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں, تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بس 7 بجے اٹھیں اور ناشتہ کریں اور کالج چلے جائیں. بالکل, مگر انہوں نے دیکھیں, اب اس نے تھوڑی سی محنت کی عبد الوہاب نے, اور اللہ نے اس کو ایک
रिवार्ड की सूरत में एक वजीफा कह लें, एक स्टाइपेंड की सूरत में एक 8,000 10,000 पर मंथ इसको मिलना शुरू हो गए। और ये बड़ा खुश था जब पहला चेक इसे मिला। तो मैंने इसे कहा था देखो ये जो तुम सुबह सुबह नमाज के वक्त उठते हो ना और मेहनत करते हो, ये उसका नतीजा पहला है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ये आखिरी नहीं है, ये आगे आपने बढ़ना है। और इसी तरह फिर ये जब शाम को फिर स्कूल चले जाते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर ये मेरे पास 5 बजे फिर आ जाते हैं, फिर 5 से 7 बजे तक फिर ये एक हमारा एक्सरसाइज होती है कि हम उसको कुश्ती के रिहर्सल कहते हैं, उसको हम जोर बोलते हैं। अच्छा। तो ये वो जोर करते हैं। अच्छा। तकरीबन 15-20 लड़के और भी होते हैं। और इसमें ये एक फायदा है कि वेट कैटेगरी के हिसाब से ये अपने जो साथी हैं उनसे जोर आजमाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। इस हवाले से मजीद भी बातें हमने बहुत सारी जाननी है। और अब्दुल वहाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे? आपकी मेहरबानी, आपने हमें बुलाया, बिना हमने आपको नहीं कहा था, आपने खुद ही बुलाया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी बात होती है वैसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्चुअल आर्टिस्ट हैं, हमारे जो लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, जो अपने पैशन के पीछे कुछ भी करने को तैयार हैं, आई थिंक हमें उनको प्रमोट करने की, उनको अप्रिशिएट करने की बहुत बहुत जरूरत है। चलते हैं ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हामिद खान साहब के एक और स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है, अशर खोकर इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है। वैसे आप तो बिल्कुल ठीक ही होंगे जी, माशाल्लाह। अच्छा अशर, क्या रूटीन है आपकी? मेरी ये रूटीन है कि मैं सुबह उठता हूँ और ना वर्जिश करके ना। सुबह कितने बजे उठते हैं? 4 बजे। सुबह 4 बजे उठते हैं, ठीक है। और ना उस हमें वर्जिश करनी होती है और उसके बाद हम नमाज पढ़ के अखाड़े आ जाते हैं। अखाड़े आने के बाद फिर वर्जिश करके हम वहाँ से कॉलेज जाते हैं और शाम को फिर 7 बजे हमें वहाँ अखाड़े आना होता है और उसके बाद हमें 9 बजे वहाँ से छुट्टी होती है। ओहो हो, थोड़ी सी मुश्किल रूटीन है अगर मैं देखूं तो, लेकिन आपके लिए अब आप यूज्ड टू हो गए होंगे, ये आसान होगी यकीनन। आसान है जी, ठीक है। किस किस्म की, किस टाइप की एक्सरसाइजेस करते हैं आप सुबह में? ये हमारे होते हैं एक दंड बैठक वगैरह देसी अच्छा। में, वो लगाते हैं हम, वो करते हैं। और चिनअप वगैरह भी लगाते हैं। ठीक है। तो कितना टाइम हो गया आपको ये क्लास ज्वाइन किए हुए या ये एकेडमी? ये मेरे ना बाबा का शौक था शुरू से, शाकिर हुसैन का। अच्छा, माशाल्लाह। वो मुझे बचपन से ही इस काम में ले आए हैं। मैं छोटा था, 5-6 साल का, तब से आने लगा हूँ मैं खाड़े। 5-6 साल के थे आप तब, और अब आपकी उम्र क्या है? मैं 15 साल का हूँ। 15 साल के, तब से अब तक आप कर रहे हैं ये विदाउट एनी ब्रेक? ठीक है, बहुत खूब। तो आपको कभी कोई इंजरी हुई, आपको कभी कोई चोट लगी हो? जी हुई है। एक्सरसाइज करते हुए? जी, हमारे पहलवानी लैंग्वेज में ये होता है कि ना दर्द होता है वो पहलवान का जेवर होता है, तो हमें चोट भी लगती है ना तो हम वो कर लेते हैं कि कुछ नहीं होता, इसी में भलाई होगी। हामिद खान साहब सही, वैसे आप माशाल्लाह सही उस्ताद हैं, बच्चों को जो भी सिखाया है बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ सिखाया है, बहुत अच्छी बात है। और आपका जो पैशन है वो आपके अल्फाज में हमें नजर आ रहा है। तो आपने बड़ी छोटी एज से ये शुरू किया है, आप बिल्कुल यूज्ड टू हो चुके हैं। आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इस चीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस चीज का शौक रखते हैं, कबड्डी का, कुश्ती का या कुछ भी? जी मेरे दोस्त यही, बस मैं बचपन से यहीं पे आ रहा हूँ ना, तो मेरे ज्यादातर दोस्त शुरू से यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहीं पर ही और यहीं पे बने हैं? जी, और बाहर मेरे इतने ज्यादा दोस्त नहीं है आने के कॉलेज। ठीक है। शाम को जब आप अखाड़े में जाते हैं तो तब कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, तब क्या होता है? तो हम पहले रनिंग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और उसके बाद हमें यानी कि जो जैसे उस्ताद हमारे कह रहे थे जोर करते हैं, उसके बाद हमें अलग ट्रेनिंग होती है वेट लिफ्टिंग वगैरह की, और उसके बाद हमें छुट्टी मिलती है। ठीक है। वैसे आपने बोला कि आपके बाबा ने आपको इस साइड पर लेकर आए, आपके बाबा, तो आपका अपना भी शौक था या अब शौक डेवलप हुआ है? जी मेरे अब्बू ने मेरा ये शौक, उस्ताद जी और अब्बू ने मिलकर ही मेरा शौक डेवलप किया। क्या बात है हामिद खान साहब, वैसे सच में नो वर्ड्स, बहुत अच्छी बात है। खुद तो आपने जो टाइटल अचीव किया माशाल्लाह, उसको जितना भी सराहा जाए कम है, और बच्चों को भी आप इस जानिब ला रहे हैं और जिस अप्रोच के तहत ला रहे हैं, जिस मकसद के तहत ला रहे हैं, वो भी हमारे सामने। अशर से मजीद बातें भी करेंगे। बढ़ते हैं अजीज अहमद खान साहब की जानिब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, लेबर लीडर और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट। एनजीओज का कितना किरदार है अवेयरनेस क्रिएट करने में, इस हवाले से बात करते हैं। एनजीओज का जो किरदार होता है उसको तो हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पर एक्सेलरेट करती हैं, वो उस अमल को बढ़ाती हैं। बिल्कुल।
अच्छा करने का अमल तो खैर मैं ये समझता हूं कि इंसान की सरिश्त में मौजूद होता है। खैर और शर का एक आपस में एक आवेजिश तो चल रही है, लेकिन खैर को आखिरी फतह होती है। अल्लाह ने हमें ये कहा कि जमालियाती हुस्न का बेहतरीन शाहकार इंसान है, उसके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। जो इदारे हैं उनका एक रोल ज़रूर होता है। बिल्कुल। बाज़ औक़ात हम अपने फ़राइज़ को भूल जाते हैं, इदारे हमें याद कराते हैं कि हमें असल में ये एक रास्ता मुतय्यन करते हैं। तो जो NGOs हैं उनका काम सिर्फ फोटो सेशन नहीं होना चाहिए। मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि वो वाकई काम करें। इस बात से कतई नज़र कि उन्हें उसका अवार्ड किसी तरह से मिलता है नहीं मिलता, वो अपनी कोशिश करें, लोगों में एहसास जिम्मेदारी बेदार करें, उन्हें अच्छा शहरी बनाएं। आजकल NGOs हैं, यानी हर सेक्टर में NGOs मौजूद हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे ज़माने में जब इसका आगाज़ हुआ था, हम हर्फ से जोड़ते थे, अदब की तंजीमें होती थी, शायरी की तरफ लोगों को राग़िब किया जाता था। अब जो तंजीमें हैं बिलाशुबा उनका रोल है। अब तो खैर NGOs का एक सेटअप इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज्ड है, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों के हुकूक की बाजियाबी के लिए NGOs को काम करना चाहिए। मसलन मजदूरों के हवाले से आपने कहा कि मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए NGOs काम करें। उन्हें ये भी बताएं कि आपके फ़राइज़ भी क्या हैं, हुकूक तो हैं, लेकिन आपने काम किस तरह से करना है, दिल जमाई से काम करना है। और एक छोटी सी बात मैं ये करना चाहूँगा कि एक अहद में मैं एक मालियाती इदारे में मुल्क गीर तंजीम का सदर था। हमने मिल के वो मालियाती इदारा, वो बैंक खरीद लिया था। 92 की बात है कि जब हम मुज्तमे होते हैं, कोई काम करते हैं एक उसूल के तहत, तो हम सिर्फ मजदूर नहीं रहते, मालिक भी बन जाते हैं। तो कहना मैं ये चाहूँगा कि तंजीमों का बड़ा किरदार है। सिर्फ हमें ये चाहिए सेमिनार्स मुनक़िद कराएं, एट द स्पॉट जाएं, महल्ले में जाएं, लोगों के लिए हम छोटे छोटे इज्तिमात करें, प्लेस करें, उन्हें बताएं। अब जिस तरह से ये वबा आई हुई है, लोगों में ये एक एहसास जिम्मेदारी ये भी बेदार करें कि हमने मिलजुल के रहना है। कोई वबा गालिब नहीं आ सकती, बस सिर्फ ये है कि दिफा हमें करना चाहिए। जो हुकूमत के SOPs हैं उन पर अमल दरामद करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि रोही, जहाँ मैं आज जिसकी आंगन में बैठा हूँ, उसका बड़ा किरदार है। सबसे पहले तो मुझे ये नाम अच्छा लगता है, चूँकि ये हमारे जनूबी पंजाब का जो एक नखलिस्तान है, चोलिस्तान है, सहारा है, जो कि तसव्वुफ की अलामत है। नाम भी रखा गया तो रोही की दहलीज पे मैं बैठ के अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये कहूँगा कि सबको अपने अपने एतबार से इंसानी हुकूक की बेदारी के लिए काम करना चाहिए। और स्टेट जो हमारे रास्ता मुतय्यन करती है, बजाय सिर्फ शिकवा करने के, जवाब शिकवा ये होगा कि मिल के काम भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब आपने पैगाम दिया। हामिद साहब, जरा ये मुझे बताइएगा कि रेसलिंग की अभी बात हो रही थी, रेसलिंग की कितनी इकसाम होती है, कितनी तरह की होती है? पाकिस्तान में पहले तो शुरू से एक देसी कुश्ती, जो मिट्टी की कुश्ती है, वो ज़्यादा मकबूल थी। मगर जब जाते हैं तो वो मैट पे कुश्ती जहाँ पे लड़ी जाती है, जो मैंने आपको बताया कि आप मुझे भी एक मैट मिला है और अकेडमी चला। तो पाकिस्तान में मैं ये बड़े फ़ख्र से कहूँगा कि ओलंपिक में और दूसरे जो खेले हैं, कॉमनवेल्थ, एशियन, सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती में ही आज तक आए हैं। और हमारे पाकिस्तान में अब दो किस्म की कुश्तियाँ खेली जाती हैं, एक देसी कुश्ती जिसको मिट्टी वाली कुश्ती कहते हैं, और एक मैट रेसलिंग जो ओलंपिक स्टाइल, जो कि यानी कि बाहर लड़ी जाती है। ये दो स्टाइल ज्यादा मकबूल है। ठीक है, पंजाब गेम्स जो कि पोस्टपोन हुआ, तो उसमें अशर खोकर भी सिलेक्ट थे, तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था? ये पहले से एक हर जो डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिस था, उन्होंने जो मुतलका एसोसिएशन थी उनके जिम्मे लगाया था कि आप ट्रायल्स कराएं और बच्चों को बुलाएं। हमारे तकरीबन 40 से 50 बच्चे आए और स्पोर्ट्स ग्राउंड जो हॉल है उसमें ये ट्रायल मुनक्किद हुए और एक टीम बनाई गई। और मेरे लिए सबसे एजाज की बात यह है कि 10 में से 6 बच्चे थे वो मेरे क्लब के थे, और बकाया जो मुख्तलिफ लोधरा से थे और विहाड़ी से और इस तरह बाकी खाने एक अशर हैं। हाँ जी, अशर कैसा लगा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, साजी की मेहरबानी है जिन्होंने हमें ये मुकाबला जीत सके। बहुत अच्छा लग रहा है अशर, आप हमारे साथ मौजूद हैं और इतना शौक, इतनी लगन वैसे बड़े कम बच्चों में देखने में मिलती है किसी भी काम को लेके। बहुत अच्छा है। वैसे आप कैसे मैनेज करते हैं? आपने कॉलेज भी जाना है, फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई भी नो डाउट टफ है, फिर आपकी रूटीन भी टफ है, ऑल्दो कि आप यूज्ड टू हो चुके हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहता है। तो किस तरीके से मैनेज करते हैं? सुबह आप उठते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि कभी आप ऐसी सिचुएशन में कि आप कहें मेरी नींद नहीं पूरी हुई, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठता?
नहीं, ये बात नहीं है, बस एक बार शौक लग जाता ना जिस चीज का, फिर उसके लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है किसी न किसी तरह। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। प्लीज कंटिन्यू करें, बोलें। पढ़ाई भी इसके साथ हमारी जरूरी है, इसलिए हम उसका भी फोकस करते हैं। इसलिए हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ताकि हम जल्दी फारिग होकर हम कॉलेज भी जा सकें और वहाँ से आकर हम अपनी नींद भी पूरी कर सकते हैं। तो जो कॉलेज में आपके स्पोर्ट्स डेज होते होंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते होंगे, तो उसमें तो आप नंबर 1 पर ही रहते होंगे। माशाल्लाह, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, बड़ी अच्छी बात है। और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस चीज का शौक हो तो वक्त तो आपको निकालना ही पड़ता है। अब आप बात तो समझ गए होंगे। हामिद खान साहब क्या कहना चाहेंगे? वैसे हुकूमती और जिले सतह पर कौन कौन सी सहूलियात आप चाहते हैं, क्या चेंजेस आप चाहते हैं? अब आप ये देखें कि एक PSL एक हमारा हो रहा है जी, और उसमें माशाल्लाह बहुत जो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में नहीं भी खेलते थे उनको भी बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है। मैं भी अपने जो हमारे आला हुकाम वजीर आला साहब, वजीर आजम साहब और दूसरे जो प्राइवेट इदारे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि कुश्ती की भी इसी तरह से एक लीग करवाई जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, देखें जब तक रोज़गार नहीं होगा उस वक्त तक मैं भी इन बच्चों के वालिदैन को ज़्यादा देर कायल नहीं कर सकूँगा। बिल्कुल कि इनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। अब ये इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने माँ बाप, कुछ मैं भी हिस्सा डालता हूँ मगर मैं इतने काबिल नहीं हूं कि 20-30 बच्चों को चला सकूं। और फिर इनके माँ बाप जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमें भी कुछ, अगर हमारा बच्चा इस फील्ड में है तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। और इसी तरह गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये लीग जैसे ये PSL, मैं कहता हूँ 1% सिर्फ ना रेसलिंग पे खर्च किया जाए, जितना इस पे हो रहा है PSL पे उसका 1% अगर खर्च कर दें तो पूरे पाकिस्तान के पहलवानों के लिए मैं समझता हूँ काफी होगा और उनको रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया है। वैसे अगर हम उन लोगों की, उन बच्चों की बात करें, उन नौजवानों की बात करें जो पहलवान बनना चाहते हैं, पहलवानी का शौक रखते हैं, कैसे वो अपने आप को फिजिकली फिट रखें? इनिशियली क्या करें, क्या स्टेप लें? वो सबसे पहले तो उसको कोई ना कोई अच्छा क्लब ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, या अगर क्लब नहीं जाना चाहते तो ग्राउंड कम से कम जरूर जाएं और तकरीबन 30 मिनट 40 मिनट वो जरूर रनिंग करें, एक्सरसाइजेस करें और फिर बेशक घर जाके सो जाएं। और ये टाइम बेस्ट जो है पूरी दुनिया में एक्सरसाइज का टाइम जो है वो शाम के टाइम है। ठीक है, कि आप अपने दफ्तर से, अपने काम से, अपनी दुकान से, अपनी पढ़ाई से फारिग होके तो आप जाएं, एक्सरसाइज करें, वहां पे थकें और जाके सो जाएं। ठीक, ये नहीं कि सुबह सुबह अगर आप करेंगे तो सारा दिन आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, मगर शाम के, ये आम लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रोफेशनल जो बनना चाह रहे हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए तो फिर 2 टाइम करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो हर बच्चे को ना स्पोर्ट्स में आना चाहिए, हर बच्चे को। और ये जो आप ग्राउंड में देख रही होती हैं जुम्मे वाले दिन और या इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, ये हमारे ग्राउंड भरे होते हैं। मैं इनको एक पैगाम देना चाहूंगा कि आप प्रॉपर इस तरह टाइम जाया ना करें। बेशक एक दिन भी खेलें तो किसी क्लब की तरफ से खेलें या किसी अच्छे उस्ताद के पास जाके खेलें ताकि आपको आगे आने का मौका मिल सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया एक दफा फिर से। अजीज अहमद खान साहब, बात हो रही थी चाइल्ड लेबर के हवाले से, आप क्या समझते हैं सोसाइटी किन चीजों को समझने की जरूरत है माशरे में लोगों को? सबसे पहली बात तो यह कि कानून का एहतराम किया जाना चाहिए। ज़ाब्ते मौजूद हैं लेकिन ना हुकूमत उसको या इदारे जो है उस तरह से इन्फोर्स नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक, ये एक बड़ी बात है। देखें, चाइल्ड लेबर के हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि रिस्ट्रिक्शन है, एक आईन पाकिस्तान में सराहत इसकी कर दी गई है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 11 में ये लिख दिया गया है कि आपने 14 साल की उम्र तक के बच्चे को, यानी 5 साल से 14 साल की उम्र तक के बच्चे को किसी फैक्ट्री में या किसी कान में या किसी और इदारे में मुलाजमत नहीं देनी। लेकिन हम देखते हैं जगह जगह माशरे में बच्चे बेचारे जो उम्र के ख्वाबों की उम्र होती है, तालीम की उम्र होती है, गुर्बत के हाथों मजबूर होके, लेकिन इसका इलाज पहले तो ये है कि हम उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करें। तालीम का उनका हक है। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 25A है, उसमें रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो सबको तालीम मुहैया करे। जब तालीम मुहैया करेगी, लोग इदारों में जाएंगे तो फिर जाहिर है वो नौकरी तो नहीं कर पाएंगे, कोई मुलाजमत तो नहीं कर पाएंगे। तो इस पर कानून पर इतलाक जो है वो सही मानों में नहीं होता, वो इदारे पहलू तय करते हैं। चाइल्ड लेबर के हवाले से मैं एक और बात अर्ज करना चाहूंगा कि आए दिन अखबारात में ये होता है कि भट्टा मजदूरों के साथ उनके बच्चों को मजबूर बना के जंजीरों से बांध के काम लिया जाता है। ऐसा हो सकता है,
کہ بعض اوقات اس میں تھوڑا بہت یعنی اس میں اضافہ کیا جائے، لیکن یہ بات موجود ہے۔ اب سلیوری جو ہے کہ غلامی جو ہے اس کی تو نفی کی جاتی ہے، ہم تو آزادی کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہمارا لیبر کا جو ادارہ ہے اس کے انسپیکٹر کو یہاں تک اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ بچہ وہاں کو موجود ہے کام کر رہا ہے تو اس بٹھے کو سیل کر دے۔ تو پھر ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے کہ ان مصلحتوں کے تحت اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ یا پھر وہ ادارے میں قانون نافذ کرنے والے لوگ وہ قانون پر صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں کرتے۔ اور تھوڑا سا میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ دوبارہ سے جائزہ لے کہ سکم کہاں موجود ہے، لوگ کیوں مجبور ہو کے فاقہ کشی کے حالت میں اپنے بچوں کو اداروں میں تعلیم دلوانے کی بجائے بٹھوں میں بھیجتے ہیں یا دکانوں میں یا ویٹر کے طور پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بات پر بھی ہم دوبارہ سے جائزہ لے، ریویو کریں، اور جو آگہی کے لیے تنظیمیں بنائی گئی ہیں وہ زیادہ فوکس کریں، فوٹو سیشن کرنے کی بجائے وہاں خود جا کے جائزہ لیں، ایکچوئل حقیقی کام کریں۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم نے لوگوں کو غلام بنانا کب سے شروع کیا؟ جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جانا تھا۔ تو آزادی کو صرف ایک علامت یا استعارے کے طور پر استعمال نہ کیجیے، لوگوں کے حقوق انہیں دے دیجیے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ حامد خان صاحب، کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں حکومت سے، کیا ڈیمانڈز ہیں اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مطالبہ تو یہی ہے کہ ہماری سرپرستی کی جائے، ریسلنگ کی سرپرستی کی جائے اور کھیلوں کی بھی سرپرستی کی جائے۔ اور دوسری بات ایک چھوٹی سی میں عرض کر دوں، چائلڈ لیبر کے حوالے سے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 14-15 سال تک ہم کام نہیں کروا سکتے، جبکہ ہمارا اس کے برعکس ہے۔ ہمارا بچہ جو ہے 16 سال میں ہمارا پہلا کمپٹیشن انڈر 16 کا ہوتا ہے۔ 16 سال سے پہلے ہم نے اس کو کام کروانا ہے، مشقت کروا کے اس کو تیار کرنا ہے۔ ہاں جی، اب ماشاءاللہ دونوں 16 سال کے ہونے والے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ پاکستان میں کوئی بھی ایونٹ ہو یہ لڑنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح سے بچے آتے رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فن انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ بالکل، یہ فن ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کی اچھی خاصی ضرورت ہے، اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اشر، کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے جیسے بچوں کو؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جو بری عادتیں ان سے محفوظ رہیں سارے، اور نہ ایسے کھیلوں جیسے اچھی عادتیں ہیں یہ اپنے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھا پوائنٹ۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ اور اپنی رائے پیش کرنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے آج کے پروگرام کا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے شو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ نیا جو کہ آپ کو پہلے معلوم نہیں ہوگا وہ سب کچھ جانا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے بہت کچھ نیا آج سیکھا ہے اور جانا ہے۔ اپنی ہوسٹ مہاجبین عابد کو اجازت دیں، آپ سے ملاقات ہوگی کل ٹھیک 10 بجے۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، احتیاط کریں۔ اللہ حافظ۔